नमस्कार साथियों, मैं मिंटू सिंह आपका स्वागत करता हूं विजन एकेडमी की ऑनलाइन सीरीज़ में। देखिए, आज हम फर्स्ट ग्रेड पेपर सेकंड इंग्लिश का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पोइट्री करेंगे और पोइट्री में हम करने जा रहे हैं जॉन मिल्टन की फेमस पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। फर्स्ट पोएम है सिलेबस में आपके, तो वन बाय वन सारी पोएम को एक्सप्लेन करेंगे और पोएम को एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट में आपको क्वेश्चंस की एक पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, या हमारे इस चैनल के लिंक पर आपको सारी पीडीएफ जितने भी पोएम्स हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप पोएम की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन कहीं से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं रह जाएगी। आपको पोएम समझ आने के बाद सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पोएम को शुरू करने से पहले देखते हैं हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू जॉन मिल्टन। देखो, जॉन मिल्टन जिनका जन्म लंदन में 9 दिसंबर 1608 में हुआ। 1608 में इनका जन्म हुआ और 8 नवंबर 1674 में इनकी डेथ हो गई। देखिए, एक डेट और याद रखनी है, 1652 एट द एज ऑफ 44 ही बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड। वो पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। उनको शुरू से पोइट्री लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था, बहुत सी कविताएं लिखी, तो ज़्यादा पूरी तरह से अपने आप को डेडिकेट कर दिया इन्होंने पोइट्री को, अपनी राइटिंग को, और इन्होंने बहुत सी लैंग्वेज भी सीखी। तो इस कारण से क्या है कि एट द एज ऑफ 44 ये पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए, और अपनी ब्लाइंडनेस के बाद उन्होंने ये पोएम लिखी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये अराउंड 1655 के आसपास लिखी गई है। देखिए, 1652 से लेकर 1655 के बीच लिखी गई है, ठीक है, लेकिन ये श्योर है 1652 के बाद लिखी गई है, क्योंकि ऑन हिज ब्लाइंडनेस अपने अंधे होने के बाद लिखी और 1655 से पहले लिखी गई है। ओके, इन्होंने इंग्लिश में लिखा, लैटिन में, ग्रीक और इटालियन, चारों लैंग्वेजेस में लिखा। इसके अलावा इनको बहुत सी लैंग्वेज आती थी, अरबी भी आती थी, ठीक है, ग्रीक भी लैंग्वेज आती थी इनको। तो लिखा इन्होंने इन 4 लैंग्वेजेस में। पिता का नाम जॉन मिल्टन था, जो कि एक कंपोज़र थे, म्यूज़िक के कंपोज़र थे, और माता का नाम था, मदर नेम था सारा जफरी, ठीक है। फादर और मदर का नेम आपको बता दिया है, और डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, ब्लाइंडनेस का टाइम। इनकी शादी देखिए मैरी पॉवेल से हुई 1642 में। तो पहले मैरी पॉवेल इनको छोड़ के चली गई, लेकिन 1645 के आसपास वापस आ गई, इनका समझौता हो गया और 1652 तक इनके साथ रही। उसके बाद क्या है, इनकी डेथ हो गई और फिर उन्होंने शादी कर ली कैथरीन वुडकॉक से 1656 में। 1656 में इन्होंने शादी की कैथरीन वुडकॉक से, ठीक है। और इनको जाना जाता है इनके फेमस वर्क पैराडाइज लॉस्ट के लिए, जो कि आफ्टर ब्लाइंडनेस लिखा है। 12 बुक्स हैं आफ्टर ब्लाइंडनेस लिखी हैं इन्होंने, तो अपने आप में एक उपलब्धि है ये, ठीक है। 1667 में ये लिखी गई है और इसका एक सीक्वल था पैराडाइज लॉस्ट के बाद पैराडाइज रीगेन, इसी का एक सीक्वल है 1671 में लिखी गई। तो ये तो था ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू जॉन मिल्टन। अब हम बात करते हैं इसके पोएम का एक्सप्लेनेशन। पोएम को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें आपको सारे टर्म्स, पोएम को लिखने का स्टाइल, लगभग सभी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दूंगा एक्सप्लेनेशन में ही, और इसके बाद आपको अगर पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी तो वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन वो पीडीएफ दूंगा मैं आपको सारी पोएम्स करने के बाद। तो इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट। अब हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। तो पहले इस पोएम को एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो करते हैं शुरू। When I consider how my light is spent, जब वो विचार करता है, when I think how my light is spent, कि उसकी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। उस जॉन मिल्टन जी ने इस चीज़ के बारे में डिस्कस की, अपने आप में विचार किया कि उसकी आंखों की रोशनी कैसे गई। When I consider, जब मैं सोचता हूँ,
हाउ माई लाइट इज स्पेंड, कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, नहीं जानी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ हाउ का मतलब ये नहीं है कि वो प्रोसेस अपने आप से डिस्कस कर रहा है कि क्यों चली गई, मेरी आंखों की रोशनी नहीं जानी चाहिए थी। अरे हाफ माई डेज, रे हाफ माई डेज, रे का मतलब यहाँ है बिफोर, बिफोर हाफ माई डेज। हाफ माई डेज मीन्स हाफ ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि अभी 44 ईयर्स उनकी एज हुई थी और इस एज में उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इसका मतलब अभी तो आधा जीवन उनका बाकी पड़ा था जो उनको ब्लाइंडनेस के साथ गुजारना पड़ेगा। रे हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, ये जो संसार है मेरे लिए बहुत फैला हुआ संसार है, लेकिन मेरे लिए तो डार्कनेस ही डार्कनेस फैली हुई है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड मतलब पूरी दुनिया में अंधकार फैल गया है उनके लिए। ओके, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड एंड दैट वन टैलेंट, दैट वन टैलेंट, जॉन मिल्टन हैज ओनली वन टैलेंट, दैट इज द टैलेंट ऑफ राइटिंग पोइट्री। उनके पास एक टैलेंट था, वो टैलेंट था टैलेंट ऑफ राइटिंग पोइट्री। बहुत अच्छे पोएट थे। उस टैलेंट की बात कर रहे हैं कि मेरे पास जो एक टैलेंट था, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, जो अब खत्म हो जाएगा, जिसकी डेथ हो जाएगी, हाइड हो जाएगा, यानी कि हिडन रह जाएगा। गॉड ने उसको एक टैलेंट दिया, द टैलेंट ऑफ राइटिंग पोइट्री। वो टैलेंट अब पूरी तरह से हाइड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब उस टैलेंट का कोई काम नहीं रह जाएगा। लॉस्ट विद मी यूजलेस, भगवान ने मुझे वो टैलेंट देके भेजा। लॉस्ट विद मी यूजलेस, लॉस का मतलब रखा, कैप्ट, विद मी यूजलेस, विद मी का मतलब मेरे पास, यूजलेस बेकार, व्यर्थ। तो पोएट कहता है कि भगवान ने मुझे एक टैलेंट देके भेजा था, द टैलेंट ऑफ राइटिंग पोएट्री, बिकॉज ही हैज बिकम ब्लाइंड नाउ, he is unable to use this talent, so this talent is useless for him। जबकि अब वो अंधा हो गया है तो अब वो उस टैलेंट को यूज ही नहीं कर सकता। लॉस विद मी यूजलेस, अब ये टैलेंट मेरे पास क्या है, यूजलेस हो गया है। दो माई सोल मोर बेंट, दो माई सोल मोर बेंट, जबकि मेरी अंतरात्मा जो है उसमें बहुत ज्यादा झुकाव है, बहुत बड़ी इच्छा है। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, कि मैं अपने भगवान, अपने ईश्वर की सेवा करूं। दो माई सोल मोर बेंट, तो यहां वो अपनी एक इच्छा बता रहा है कि मेरी आत्मा की, अंतरात्मा की एक बहुत बड़ी इच्छा है, टू सर्व देयर विद माई मेकर, कि मैं अपने गॉड की सेवा करूं। हाउ कैन पोएट सर्व द गॉड, तो पोएट भगवान की सेवा कैसे कर सकता है, पोएट भगवान की सेवा कैसे कर सकता है। पोएट कैन सर्व द गॉड बाय राइटिंग पोएट्री इन हिज प्रेज, उसकी प्रशंसा के गीत लिखकर, उसकी तारीफ के गीत लिखकर पोएट जो है भगवान की सेवा कर सकता है। तो ऐसे ही वो सेवा करना चाहता था, वो भगवान की तारीफ के गीत लिखना चाहता था, पोएट्री लिखना चाहता था उस गॉड के लिए। बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पोएट कह सकते हैं, बड़ा ही आशावादी कवि था, भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था। टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मेरा लेखा जोखा प्रस्तुत करूं, प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं जाकर अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करूं। देखो, प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट का मतलब ये है कि जब वो मरने के बाद भगवान के पास जाएगा और भगवान उससे क्वेश्चन करेगा कि मैंने तुम्हें एक टैलेंट देके भेजा था, द टैलेंट ऑफ राइटिंग पोइट्री, तो उस टैलेंट का तुमने क्या किया, कितनी की पोइट्री लिखी। तो पोएट की भी बड़ी इच्छा है कि मैं भगवान की सेवा करूं, उसकी तारीफ के गीत लिखूं, लेकिन अब वो ब्लाइंड हो गया है तो वो टैलेंट उसके लिए यूजलेस हो गया है। तो वो अपने आप से एक सवाल करता है कि मेरी आत्मा की बड़ी इच्छा है कि मैं भगवान की सेवा करूं, लेकिन मेरे पास वो टैलेंट अब यूजलेस हो गया है। ओके, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, अन्यथा क्या होगा, मैंने
भगवान से एक टैलेंट लिया है, भगवान ने मुझे देकर भेजा वो टैलेंट, और अगर मैंने उसको यूज नहीं किया तो लौटने पर भगवान मुझे फटकारेगा, फटकार लगाएगा, स्कोल्ड करेगा, डांटेगा कि मैंने तुम्हें एक टैलेंट देके भेजा था, वो टैलेंट तुमने बेकार कर दिया, तुमने पोइट्री नहीं लिखी। तो यहाँ वो ये चाहता है कि काश मेरी आंखों की रोशनी ना गई होती तो मैं और ज़्यादा अच्छी पोइट्री लिख सकता और भगवान की सेवा कर सकता। नेक्स्ट लाइन देखिए, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डी नाइट। डथ गॉड, डथ का मतलब है डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। लाइट डिनाइड का मतलब है, डिनाइड का मतलब होता है वंचित, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, जो आंखों की रोशनी से वंचित हैं। क्या भगवान एक्सपेक्ट करता है उनसे भी डे लेबर? मतलब ये क्वेश्चन करता है वो अपने आप से कि क्या भगवान उन लोगों से भी डे लेबर एक्सपेक्ट करता है जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, मतलब जिनको दिखता है उनके समान काम करवाना चाहता है भगवान। तो ये क्वेश्चन उन्होंने अपने आप से पुट किया। आई फॉन्डली आस्क, यहां उन्होंने कहा कि आई फॉन्डली आस्क, तो ये क्वेश्चन उनके लिए बड़ा ही मूर्खतापूर्ण था। ठीक है, फॉन्डली अपने आप से ही पूछ रहे हैं कि डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड बट पेशेंस टू प्रिवेंट। लेकिन उनकी जो पेशेंस अंतरात्मा है उसने उनको रोका, उसकी अंतरात्मा ने ही खुद जवाब दिया। पहले तो अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि क्या भगवान जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है उनसे भी डे लेबर करवाना चाहते हैं, लेकिन उनकी अंतरात्मा, उनकी पेशेंस जो है, अंतरात्मा है, उन्होंने उनको रोका जवाब देने के लिए कि मैं जवाब देती हूँ। तो पोएट की अंतरात्मा, जॉन मिल्टन की अंतरात्मा ने उनको जवाब दिया। देखो ये ऑक्टेव पार्ट था, पेट्रार्कन सोनेट है, ऑक्टेव और सेस्टेट में लिखी हुई है, तो ऑक्टेव पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका सेस्टेट पार्ट देखते हैं। देखिए सेस्टेट पार्ट में उन्होंने उस क्वेश्चन का जवाब दिया है जो उन्होंने ऑक्टेव पार्ट में पूछा था। ये 8 लाइनों को ऑक्टेव कहते हैं और ये 6 लाइनें सेस्टेट हैं, पेट्रार्कन सोनेट है ये। तो पहले अपने एक्सप्लेन करें, बाद में ये बातें करेंगे। दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डथ नॉट नीड, दैट मर्मर सून रिप्लाइज। मर्मर होती है हल्की सी फुसफुसाहट, हल्की सी आवाज, जो हमारी अंतरात्मा की आवाज आती है। उसने पोएट जॉन मिल्टन को जवाब दिया, गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ऑन गिफ्ट्स, कि भगवान को कोई जरूरत नहीं है। गॉड डथ नॉट नीड, गॉड डज नॉट नीड, भगवान को कोई जरूरत नहीं है इधर मैन्स वर्क और हिज ऑन गिफ्ट, ना तो आदमी से काम करवाने की और ना अपने खुद के उपहार, और हिज ऑन गिफ्ट्स हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक सर्व हिम बेस्ट। ना तो भगवान को क्या है आदमी के काम की जरूरत है, ना अपने गिफ्ट, अपने टैलेंट जो दिए हैं लोगों को, जो इंसानों को टैलेंट दे के भेजे हैं, वापस लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है गॉड को। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक सर्व हिम बेस्ट, जो अपने माइल्ड योक को अच्छी तरीके से बियर करते हैं वो ही भगवान के सच्चे सेवक। अब देखिए यहाँ माइल्ड योक का क्या मतलब है। बड़ी विनम्रता से रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज गॉड ने दी है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उन जिम्मेवारियों को निभाना माइल्ड योक है। योक एक झूला होता है जो कि पुराने समय में हल जोते जाते थे तो बैल, 2 बैल रखे जाते थे, बैलों कंधों पर जो रखा जाता था उसको झूला कहते थे, उसी को योक कहते हैं, इंग्लिश में योक बोल देते हैं। तो बैलों के ऊपर जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो इंसान के कंधों पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाते हैं वही भगवान के सच्चे सेवक हैं। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाते हैं, सर्व हिम बेस्ट, वही भगवान के सच्चे सेवक हैं। हिज स्टेट इज किंगली, भगवान का जो स्थान है ना वो राजा के समान है। एक राजा आदेश देता है अपने सेवकों को तो उसके लिए राजा के सेवक हर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो भगवान का स्थान भी राजा के जैसा है, उसको इंसानों के काम की जरूरत नहीं है। 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड,
1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों की संख्या में भगवान के पास एंजल्स हैं, देवदूत हैं। बिडिंग्स उन्हीं के लिए आया है, उनके जो सेवक हैं उनको बिडिंग्स कहा गया है। भगवान के हजारों की संख्या में सेवक हैं। स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, वो बड़ी तेज गति से धरती को और समुद्र को पार करके आगे जा सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं विदाउट रेस्ट, उनको आराम की भी जरूरत नहीं है। कहने का मतलब अगर भगवान को कोई काम करवाना है तो भगवान के पास एंजल्स हैं, देवदूत हैं, वो उनको ऑर्डर देगा तो वो बिना रुके समुद्र को धरती को पार कर जाएंगे, कुछ सेकंड में ही वो काम पूरा कर देंगे। तो इंसान के काम की भगवान को कोई ज़रूरत नहीं है। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो भी भगवान की सच्ची सेवा करते हैं जो सिर्फ रुक कर भगवान की मर्जी का इंतज़ार करते हैं कि जैसा भगवान को मंजूर होगा देखा जाएगा। भगवान की मर्जी जैसी थी उसने किया, वो भी भगवान के सच्चे सेवक हैं। देखिए ये मैंने पोएम को किया है एक्सप्लेन, उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। अब हम कुछ बातें करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ आपको जानकारी दे रहा हूँ, क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस पोएम की राइम स्कीम की। राइम स्कीम क्या है? लास्ट के वर्ड्स की तुकबंदी, इन पंक्तियों की तुकबंदी। ठीक है, देखिए ये स्पेंट और बेंट सेम है तो इनकी राइम स्कीम होगी ए ए। वाइड और राइड सेम है तो इसकी राइम स्कीम होगी बी बी। तो इस पूरी पोएम की राइम स्कीम क्या है? ऑक्टेव पार्ट की है, ए बी बी ए बी बी ए, ठीक है, सी डी ई, ये इसकी राइम स्कीम है। तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो राइम स्कीम तो आपको पता होगी कैसे निकालते हैं, कैसे पता चलती है राइम स्कीम। लास्ट के वर्ड का जो साउंड आ रहा है उसको मैच करके देखते हैं। तो इसकी राइम स्कीम सामने लिखी हुई है। अब बात करते हैं इसका लिखने का जो स्टाइल है। ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। सोनेट दो तरह की होती है, शेक्सपियरियन और इंग्लिश सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट दो पार्ट में डिवाइड होती है, ऑक्टेव और सेस्टेट। ऑक्टेट पार्ट में कोई प्रॉब्लम रेज की जाती है और सेस्टेट पार्ट में क्या है, उसका सॉल्यूशन दिया जाता है। मोस्टली यही होता है पेट्रार्कन सोनेट में कि ऑक्टेव पार्ट में कोई इशू या कोई प्रॉब्लम उठाई जा रही है और सेस्टेट पार्ट उसका रिस्पांस देता है, उसका रिप्लाई देता है। ये थोड़े से इसमें सेस्टेट पार्ट में आकर आइडिया चेंज हो जाता है। तो आपको ये भी पता चल गया ये पेट्रार्कन सोनेट है, ऑक्टेव और ये सेस्टेट है। तीसरी बात देखिए, आपने सुना होगा आयम्बिक पेंटामीटर। इस पोएम का जो मीटर है, इस पोएम को लिखा गया है आयम्बिक पेंटामीटर में। ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर। पेंटामीटर का मतलब है इसमें 5 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर बनता है वन स्ट्रेस और अनस्ट्रेच सिलेबल से। मतलब 2 सिलेबल हैं, उसमें एक की ध्वनि आ रही है, एक की नहीं आ रही है, हल्की सी आ रही है, एक पर स्ट्रेस देके बोला जा रहा है, तो 1 मीटर बनता है। तो इस पोएम में जितनी भी लाइनें हैं आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हैं। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप देखिए। व्हेन आई 1 मीटर, कंसिड 1 मीटर यहां बन जाएगा इसका। व्हेन आई कंसिड हाउ, अब देखो इस पोएम को, व्हेन आई 2 सिलेबल से व्हेन आई, तो ये अनस्ट्रेस सिलेबल है, इस पे थोड़ा स्ट्रेस देके बोला जा रहा है। कंसिड कन में ज्यादा स्ट्रेस देकर बोला जा रहा है। हाउ में स्ट्रेस देकर बोला जा रहा है। तो इस तरीके से आपने आयम्बिक पेंटामीटर सुना होगा कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है पोएम। होता क्या है ये देख लीजिए। इस तरीके से इस पोएम को आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ है। 5 मीटर बन रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5 में क्या है, एक सिलेबल स्ट्रेस है और एक अनस्ट्रेस सिलेबल है। तो ये हो गया आयम्बिक पेंटामीटर। सारी लाइनें आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हैं। तो 3 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। एक तो की जो राइम स्कीम है वो पता चल गई, कौन सी सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है, ये पता चल गया। एक इस सोनेट का मीटर पता चल गया आपको कि आयम्बिक पेंटामीटर, और ये भी पता चल गया कि पेंटामीटर बनता कैसे है। ठीक है, 1 स्ट्रेस सिलेबल और 1 अनस्ट्रेस सिलेबल से 1 मीटर बनता है। टोटल
10 वर्ड्स हैं, ठीक है, तो 2 वर्ड्स का 1 मीटर बन गया इसमें, ठीक है। 10 सिलेबल हैं टोटल और 2 सिलेबल का 1 मीटर बन गया। चलिए अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें यूज हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ये करने के बाद आपको सिर्फ इसकी ट्रांसलेशन देखने की जरूरत पड़ेगी, फिर उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी पोएम को हम पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, कौन सा मीटर है, कौन सी जनरी है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, बाकी तो एक्सप्लेनेशन में से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले एलिट्रेशन का यूज हुआ है सेकेंड लाइन में, अरे हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। इसमें देखिए डेज और डार्क, डे साउंड की रिपीटिशन, वर्ल्ड एंड वाइड डब्ल्यू की रिपीटेशन, तो सेम साउंड की रिपीटेशन हो रही है, तो फर्स्ट टर्म कौन सा यूज हुआ है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, लिटरेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए मेटाफर। देखो फिगर ऑफ स्पीच के लिए वीडियो डाली हुई है, 4-5 फिगर ऑफ स्पीच उसमें किए हुए हैं बेसिक से, वो तो देख लेना आप। मेटाफर, मेटाफर रूपक अलंकार, दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर। देखो यहां मेटाफर का यूज हो रहा है इस लाइन में, क्योंकि पूरी तरह से इंसान की क्वालिटी को इसमें ट्रांसफर कर दिया है। मतलब जैसे इंसान की इच्छा होती है वैसे उसकी सोल की इच्छा है। टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में जब हिडन कंपैरिजन किया जाता है तो मेटाफर होता है, वहाँ हिडन कंपैरिजन हो रहा है कि उसकी सोल की तुलना की गई है, उसकी अंतरात्मा की तुलना की गई है उससे खुद से, कि मेरी अंतरात्मा एक इंसान की तरह भगवान की सेवा करना चाहती है। तो क्या है कि यहाँ पर मेटाफर का यूज हो रहा है। ओके, दो माई सोल मोर बेंट। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन, दैट मर्मर सून रिप्लाइज, दैट मर्मर सून रिप्लाइज। देखो उसको उसकी अंतरात्मा की एक धीमी सी आवाज सुनाई दी जिसने जवाब दिया, उसकी अंतरात्मा की आवाज मर्मर। तो यहाँ क्या है, इसको मानव रूप प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि जवाब रिप्लाई देना इंसान का काम है, तो एक मानव रूप प्रदान किया जा रहा है। तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, और ये एक तरह का मेटाफोर भी है। तो अगर ऑप्शन में मेटाफर आता है तो मेटाफर भी सही है, पर्सोनिफिकेशन आता है तो पर्सोनिफिकेशन भी सही है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि इस लाइन में मेटाफर भी है और पर्सोनिफिकेशन भी है। ठीक है, तो मानवीकरण हो रहा है मर्मर का। ओके, नेक्स्ट है पन, एंड दैट वन टैलेंट दैट इज डेप्थ टू हाइट। इसको देखिए आप, डेप्थ टू हाइट, एक ही शब्द के दो या दो से ज्यादा अर्थ निकलते हैं। ठीक है, एक ही शब्द, तो हास्यपूर्ण तरीके से ज्यादापन को यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ एक ही शब्द के दो से ज्यादा अर्थ निकल रहे हैं। डेथ टू हाइड, डेथ से यहाँ दो सेंस आ रहे हैं, एक तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाना और दूसरा उसका टैलेंट खत्म हो जाना। तो यहाँ पर यूज हो रहा है पन। ओके, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, मानव रूप प्रदान किया गया है, और इस लाइन में यूज हो रहा है पन, एंड दैट वन टैलेंट दैट इज डेथ टू हाइड। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। इस पोएम की जो लास्ट लाइन है वो पैराडॉक्स के नोट पर खत्म होती है। ये पोएम जो है वो पैराडॉक्सिकल नोशन पर खत्म होती है। देखिए कैसे, लास्ट की लाइन लिखी है, एंड दैट वन टैलेंट दैट इज डेथ टू हाइड। वो एक खूबी, वो टैलेंट जो अब समाप्त हो जाएगा। सॉरी, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये है लास्ट लाइन, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो ये पैराडॉक्स है एक तरह का, क्योंकि अक्सर हमने ये सुना है गॉड हेल्प देमसेल्फ हु, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ, ये सुना है अक्सर हमने। लेकिन यहां तो ये कहा जा रहा है ना कि जो सिर्फ भगवान की मर्जी का इंतजार करते हैं। तो यहां क्या है, पैराडॉक्सिकल नोशन सा आ रहा है, तो यहां यूज हो रहा है पैराडॉक्स। इस पोएम को लिखने की जेनरी है पेट्रार्कन सोनेट, जो कि ऑक्टेव और सेस्टेट पार्ट में लिखी होती है। 14 लाइनों की कविता है, 8 लाइनों का स्टैंजा ऑक्टेव और 6 लाइनों का स्टैंजा सेस्टेट है। तो इसकी जेनरी है पेट्रार्कन सोनेट। मीटर है इसका आयम्बिक पेंटामीटर, जो आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है, और इसकी राइम स्कीम है ए बी बी ए सी डी ई सी डी। तो ये कुछ बातें याद रख लेना इस पोएम से रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, वो सारी मैंने यहाँ नोट कर दी हैं। इसके अलावा क्या है कि सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मेकर वर्ड किसके लिए आया है, लाइट
किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, लाइट किसके लिए आया है, आईसाइट के लिए आया है, मेकर गॉड के लिए आया है, ओके, बीडिंग्स किसके लिए आया है, सेवकों के लिए आया है, ठीक है, कौन से टैलेंट की बात कर रहे हैं, टैलेंट ऑफ राइटिंग पोइट्री। इस तरह के क्वेश्चन हैं जो कि आपको एक्सप्लेनेशन देखने के बाद समझ आ जाएंगे। मेन आपको ये फैक्ट याद रखने पड़ेंगे और एक्सप्लेनेशन से ये पोएम आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं नेक्स्ट पोएम के साथ।